नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। बिगिनिंग की मुट्ठी ने भी उसी जगह पर प्रहार किया। बूढ़े आदमी ने दांत पीस लिए क्योंकि अदृश्य कवच में दरारें फैलती जा रही थीं। लिली की परछाई पीछे से उभरी, उसका मुंह टूटी फूटी लय में खुलता और बंद होता रहा क्योंकि वह अपने घायल शरीर को हिलाने की कोशिश कर रही थी। राजकुमार की नई परछाइयां बाहर की ओर फैलने लगीं, 5 और कठपुतलियां बनने लगीं, इस बार भी उन राक्षसी अलौकिक शक्तियों से जो पहले ही गिर चुकी थीं। बूढ़े व्यक्ति की निगाहें युद्ध क्षेत्र में चारों ओर घूम गईं। भूत, शुरुआत, लिली, चींटियां, कठपुतलियां, मानव सैनिक, शेष राक्षसी अलौकिक शक्तियां और माइकल। उसका जबड़ा कस गया। उसके शरीर में एक और कपकपी दौड़ गई। जहर पिघले हुए तारकोल की तरह उसकी नसों में उबल रहा था। वह समझ, अगर वह इस घेरे के बीच में ही रुका रहता तो यहीं मर जाता। इस लड़ाई में अब कोई गरिमा नहीं बची थी, केवल जीवित रहने की ठंडी गणना ही बची थी। अगले ही पल उसकी निगाहों में कुछ बदलाव आया। वह जानलेवा रोशनी फीकी नहीं पड़ी बल्कि ठंडी पड़ गई, कठोर हो गई। फिर उसने अपनी पीठ फेर ली। उद्धरण चिन्ह ... वरुण जम गया। रूएल की आंखें चौड़ी हो गईं। यहां तक कि माइकल भी पल भर के लिए अकड़ गया। चौथे रैंक के बुजुर्ग ने उनसे मुंह फेर लिया। युद्ध क्षेत्र के दूर किनारे की ओर बढ़ते हुए उनके फटे हुए वस्त्र फड़फड़ाए। वह दौड़ रहा था, क्या वह भाग रहा है? रूएल ने अविश्वास से भरी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। जवाब तुरंत बाद आ गया। बूढ़े आदमी के सामने अंतरिक्ष मुड़ गया। किसी विशाल भारी भरकम क्षेत्र की तह की तरह नहीं, बल्कि एक पतली सी दरार, हवा में एक टेढ़ा मेढ़ा निशान जो वास्तविकता के विरोध की चीख के साथ खुल उठा। दूसरी ओर जमे हुए मैदान विकृत प्रकाश की एक संकरी सुरंग में तब्दील हो गए। वह बिना किसी झिझक के उसमें कदम रख गया। हाय करना बंद करो, वरुण ने कहना शुरू किया। घोस्ट पहले से ही हरकत में था। अपने जबड़े ची ची करते हुए वह बूढ़े आदमी की ओर झपटा। बिगिनिंग ने भी झपट्टा मारा, लेकिन बूढ़े का शरीर धुएं की तरह दरार से निकल गया। दरार झट से बंद हो गई। युद्ध क्षेत्र के केंद्र से उस बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति गायब हो गई। वह सैकड़ों मीटर दूर फिर से प्रकट हुआ, लड़खड़ाते हुए अंतरिक्ष के उस छेद से बाहर आया, एक हाथ से अपनी छाती पकड़े हुए। उसके होठों के कोने से काला खून टपक रहा था, जो बर्फ पर गिरते ही फुफकार रहा था। वह घेराबंदी से बच निकला था। माइकल की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने ये कैसे किया? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फिर उसे अचानक ये बात समझ में आई। जब वह साम्राज्य अवतरित हुआ तो उसने सब कुछ निगल लिया। जमी हुई मैदानें, आकाश, मरे हुए लोग, राक्षस, सैनिक और वो मानव मृत आत्माएं जो गुंबद की बाधा को थामे हुए थीं। डोमेन के भीतर वह स्थिति मिटा दी गई थी। जब दर्पण सागर चकनाचूर हो गया तो डोमेन के क्षीण होते प्रभाव के अनुसार सभी लोग अपनी मूल व्यवस्था के अनुसार नहीं, बल्कि वास्तविकता में वापस आ गए थे। कुछ मरे हुए लोग इधर उधर बिखर गए, कुछ राक्षस और भी दूर जाकर गिरे, और उस अमर जादूगर का अंतरिक्ष विरोधी अवरोध, जिसे डोमेन द्वारा पहले ही जबरदस्ती ध्वस्त कर दिया गया था, पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जो रैंक 4 की अंतरिक्ष की समझ को सही मायने में सीमित कर सके। उस बूढ़े व्यक्ति ने उस दरार को सबसे पहले देखा था। माइकल ने गाली गलौज करने में समय बर्बाद नहीं किया। भूत, शुरुआत, लिली, स्पार्टन, मेरे साथ। उसकी आवाज युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। राजकुमार ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में चमक थी। आप पीछा कर रहे हैं स्वामी? हाँ, माइकल ने उत्तर दिया। तुम यहीं रहो, सैनिकों का समर्थन करो, भागने की कोशिश करने वाले हर राक्षसी अलौकिक प्राणी को मार डालो। राजकुमार ने एक बार सिर हिलाया। उसके पीछे काली लहर की तरह छायादार कठपुतलियां फैल गईं और निकटतम राक्षसों की ओर बढ़ने लगीं। अब खुलकर सांस ले रहे और डोमेन के दबाव से मुक्त होकर सैनिक सामूहिक गर्जना के साथ एकजुट हो गए। वरुण माइकल की ओर तेजी से मुड़ा। लड़का, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, माइकल ने कहा और तुरंत चलने लगा। अगर वह इस तरह भाग गया तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने आगे कुछ नहीं बताया। समय नहीं था, वह अपने स्थान से ओझल हो गया। उनके पीछे युद्ध क्षेत्र एक अलग ही तूफान में तब्दील हो गया। प्रिंस की कठपुतलियां उन राक्षसी अलौकिक शक्तियों से टकरा गईं जो माइकल की खुली पीठ पर हमला करने ही वाली थी। एक राक्षस भागने की कोशिश कर रहा था, तभी एक परछाई उसके पैरों को चीरती हुई निकल गई। इन्हें पीछे धकेल दो, वरुण चिल्लाया, भाला प्रकाश की लहर की तरह बाहर की ओर लहराया। इनमें से किसी को भी भागने मत दो। मनुष्यों और मरे हुओं ने मिलकर एक क्रूर दीवार खड़ी कर दी, जिससे युद्ध क्षेत्र परतों में अलग अलग हिस्सों में बंट गया। माइकल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी निगाहें दूर स्थित आकृति पर टिकी हुई थीं। बूढ़ा आदमी बर्फ पर लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। हर कदम पर काले खून का धब्बा लग रहा था। उसके चारों ओर स्थानिक विकृतियां कांप रही थीं, मानो एक और सुरक्षात्मक कवच बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जहर के कारण उसका नियंत्रण छिनता जा रहा था और हर प्रयास आधा ही विफल हो रहा था। वह स्पष्ट रूप से एक और दरार खोलकर और दूर भागना चाहता था। माइकल ऐसा होने नहीं दे सकता था। उसने फिर से फेज शिफ्ट को सक्रिय कर दिया। दुनिया पलक झपकाते ही बदल गई और वह अचानक बहुत करीब आ गया, इतना करीब कि वह बुजुर्ग के कांपते कंधों को, उनकी उठी हुई छड़ी में हल्की सी कंपन को देख सकता था। बूढ़े व्यक्ति ने हवा के फटने की आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखों में जहरीली रोशनी और नफरत की आग जल रही थी। क्या तुम अब भी मेरा पीछा कर रहे हो? उसने कर्कश स्वर में कहा। तुम मुझ पर हमला करने आए थे, माइकल ने कहा। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? वेनोम फेन स्पीयर सीधा हो गया, उसकी नोक बुजुर्ग के सीने पर अटक गई।
बूढ़ा आदमी काफी देर तक भाले की नोक को घूरता रहा, फिर वह हंस पड़ा। बेवकूफ लड़के, उसने कर्कश स्वर में कहा, अभी भी संघ के लिए हीरो बनने का नाटक कर रहे हो। माइकल की निगाहें नहीं हटी। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर झुकाया, उसके कंधे एक और धीमी कर्कश हंसी के साथ हिल रहे थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे? उसने पूछा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे तुम्हें बड़ा होते हुए देखेंगे और गर्वित माता पिता की तरह मुस्कुराएंगे और ताली बजाएंगे? उसने बर्फ पर काला खून थूका। संघ, संगठन, पुराने कबीले, इस छोटे से ग्रह के बाहर की जातियां, ये सब एक जैसे हैं। उसकी निगाहें तीखी हो गईं। वे उन चीजों का पालन पोषण नहीं करते जिन पर उनका नियंत्रण नहीं होता। वे उन्हें पिंजरे में बंद कर देते हैं या उन्हें तोड़ देते हैं। उसने अपनी छड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया। वे तुमसे डरेंगे, उसने आगे कहा। तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी सेना, तुम्हारी बेमिसाल क्षमता। उसके होंठ सिकुड़ गए। आज तुमने एक रैंक 4 को मार गिराया है जो तुम सबको खत्म कर सकता था। कल संघ का कोई बूढ़ा राक्षस एक रिपोर्ट पढ़ेगा और एक सीधा सा सवाल पूछेगा। उसकी निगाहें माइकल पर गड़ी हुई थीं। हम उसे जंजीरों में कैसे बांधें? और अगर हम उसे जंजीरों में नहीं बांध सकते तो हम उसे कैसे हटाएं? माइकल ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। बुजुर्ग की बातें पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण नहीं थीं। माइकल इतना तो समझ गया था। उसे शुरू से ही पता था कि उसकी स्थिति बहुत ही असामान्य है। ब्रान के दोहरी क्षमताओं और असाधारण बुद्धिमत्ता, अनोखे शरीर और उपयुक्तता वाली राइन के विपरीत उसका अस्तित्व पूरी तरह से एक अलग स्तर पर था। दोनों ही विशेष थे, लेकिन उनकी विशेष विशेषताओं को तर्कसंगत ठहराया जा सकता था। माइकल अलग था। वह विशेष प्राणियों का निर्माण कर सकता था। उसकी मरे हुए सैनिकों की सेना को देखकर ही यह साबित हो गया था। ईमानदारी से कहूं तो इसी वजह से वह हमेशा अपनी शक्ति को रोक कर रखता था। उसकी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसे दुनिया आसानी से पचा सके। उसकी सावधानी कायरता से नहीं बल्कि तर्क से उपजी थी। 20वीं मंजिल पर एक अर्थस्तरीय चौथे दर्जे के दानव के बीच फंसे होने और पहली मंजिल पर राक्षसी अलौकिक शक्तियों से घिरे होने ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। यह कोई आदर्श योजना नहीं थी, बल्कि उस समय का सबसे आसान तरीका था। उसे लगा था कि सबसे बुरा नतीजा फेडरेशन का ध्यान उसकी ओर बढ़ना ही होगा। इसके विपरीत उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे पूरे आयोजन का केंद्र बना दिया था। फिर भी माइकल को अपने कार्यों पर कोई पछतावा नहीं था। उन्हें इस बात का एहसास था कि संघ एक दिन उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि वे उन्हें चुप करा देंगे। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। उन्होंने जो कुछ भी किया था वह जीवित रहने के लिए किया था और दुनिया इसकी गवाह थी। माइकल ने अपना भाला थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आवाज स्थिर थी। फिर मुझे बस इतना शक्तिशाली बनना होगा कि मुझे जंजीरों में बांधना मुश्किल हो जाए। माइकल को इस बात पर पूरा भरोसा था। वह इसे हासिल कर सकता था। आखिरकार यह उसकी सीमा नहीं थी। शायद अगर वह तीसरे रैंक तक भी पहुंच जाए और फिर भी संघ का सामना न कर पाए, तो कम से कम वह अपने परिवार के साथ ब्रह्मांड में भागकर किसी दूसरे ग्रह पर तब तक बच सकता है जब तक वह और मजबूत न हो जाए। यह विचार इसलिए आया क्योंकि बूढ़े व्यक्ति के बार बार कहे गए शब्दों के बाद उसका मन शांत होने के बावजूद थोड़ा अस्त व्यस्त था। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके होठों पर एक ठंडी, दर्द भरी मुस्कान आ गई और उसके टुड्डी से और अधिक काला खून बहने लगा। अहंकारी बच्चा, समझदारी से खरीदारी करें, ज्यादा बचत करें। अली एक्सप्रेस, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। अली एक्सप्रेस, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। अली एक्सप्रेस, ज्यादा खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी देखें। अली एक्सप्रेस। बूढ़े आदमी के कंधे एक और सूखी टूटी हुई हंसी के साथ हिल गए। मुझे तो लगभग ये बात पसंद आ रही है, उन्होंने कहा। तुम्हारा यह विचार, इतना शक्तिशाली बन जाना कि कोई बंधन न रहे। कम से कम तुम्हारा अहंकार तुम्हारी ताकत के अनुरूप तो है ही। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उनमें जहरीली रोशनी और तेज हो गई। और मुझे गलत मत समझो, मैं भले ही संघ से नफरत करता हूं, लेकिन मैं उन्हें कमजोर नहीं कहूंगा। वे बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं। उन्होंने ऐसी चीजों का सामना किया है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली लोगों को तुम्हारे जन्म से बहुत पहले ही युद्धों में झोंक दिया और उन्हें धूल में मिला दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनके सामने आने वाले पहले राक्षस हो? तुम्हें लगता है कि ताकतवर होने से तुम आजाद रहोगे? उसने कर्कश स्वर में कहा। तभी तो वे लगाम कस देते हैं। एक छोटी सी गलती, एक इनकार, और अचानक तुम्हें खतरा करार दिया जाता है। फिर तुम भी वहीं खड़े होगे जहां हम खड़े हैं, शिकार किए जा रहे होगे, शैतान की तरह पेश किए जाओगे ताकि हर कोई रात को चैन से सो सके। उसके होंठ सिकुड़ गए। अंततः आप हमसे अलग नहीं हैं। हमने सत्ता के लिए संघर्ष किया और उसे स्वतंत्रता का नाम दिया। आप भी ऐसा ही करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कहानी के किस पक्ष पर विश्वास करते हैं। माइकल चुपचाप सुनता रहा। उन्हें समझ आ गया था कि बड़े बुजुर्ग की कही कुछ बातें गलत नहीं थीं, लेकिन उन्हें यह भी लगा कि उनकी बातें बेहद पक्षपातपूर्ण थीं। फिर भी माइकल जरा भी विचलित नहीं हुआ। आप एक बात में गलत हैं, माइकल ने कहा। बूढ़े आदमी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसके टुड्डी से अभी भी खून बह रहा था। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, माइकल ने आगे कहा। तुम और शैतानी ताकतें मुझसे अलग हैं। उसने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया, भाला बुजुर्ग के सीने से हटे बिना। तुमने आजादी छीनने की कोशिश की। तुमने हमला किया, कत्लेआम किया, अपने आसपास की हर चीज को तहस नहस कर दिया, और फिर जब दुनिया ने तुम्हारा विरोध किया तो तुमने उस पिंजरे को अन्यायपूर्ण बताया। तुमने वह रास्ता चुना और हार गए। यही तुम्हारी कहानी है। बुजुर्ग की आंखें ठंडी पड़ गईं। माइकल की आवाज शांत रही। मैं शुरू से ही किसी जाल में नहीं फंसा था। मैंने संघ के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। मैंने उस दुनिया को नष्ट करने की कोशिश नहीं की जिसमें मैं पला बड़ा। मैंने बस अपने सामने आने वाली परिस्थितियों का सामना किया और अपने हाथों से जो कुछ बना सकता था बनाया। मेरा रास्ता उन्होंने मुझे नहीं दिया है।
यह मेरा अपना रास्ता है। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। सिर्फ इसलिए कि तुम आज़ादी हासिल करने में असफल रहे इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकता। सिर्फ इसलिए कि तुम यहाँ पहुंच गए इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन सबसे ऊपर हो? वह फुफकारा। क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारी सेना आसमान भर देगी, जब तुम्हारा नाम इस छोटे से अड्डे से परे फैल जाएगा, तब वे तुम्हारे पास नहीं आएंगे? माइकल ने नजर नहीं हटाई। उन्होंने कहा, अगर वे मुझे जंजीरों में बांधने की कोशिश करेंगे तो मैं जंजीरें तोड़ दूंगा। अगर वे मुझे मारने की कोशिश करेंगे तो मैं बच जाऊंगा। और अगर यह भी नामुमकिन होगा तो मैं चला जाऊंगा। ये ब्रह्मांड विशाल है। मैं नरक की पहली मंजिल पर फंसा हुआ उसे जेल कहने वाला कोई नहीं हूं। ये शब्द मेरे मन में बैठ गए। एक पल के लिए बर्फ पर हवा चलने की आवाज के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर बुजुर्ग के चेहरे पर भावविभोरता छा गई। क्रोध और अपमान से उसके चेहरे पर विकृति आ गई थी। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। तुम अहंकारी हो, उसने थूकते हुए कहा। उसका शरीर कांप रहा था। उसके गले से काले खून का एक बड़ा घूंट फूट पड़ा, जो बर्फ पर एक टेढ़ी मेढ़ी चाप बनाते हुए फैल गया। जिस जहर को मुश्किल से रोका जा सका था, वह उसके कमजोर शरीर में बाढ़ की तरह फैल गया। उसकी निगाहें, जो अब भी नफरत से भरी हुई थी, आखिरी बार माइकल से मिली। माइकल को अपने चारों ओर हवा का दबाव महसूस हुआ और वह तुरंत हमले के लिए तैयार हो गया। वह बूढ़े आदमी पर वार करने ही वाला था कि तभी उसने फिर से बात की। तुम सीख जाओगे, उसने कर्कश स्वर में कहा। एक दिन तुम सीख जाओगे। उद्धरण चिन्ह। वे शब्द एक कर्कश भद्दी खांसी में विलीन हो गए जो कई सेकंड तक जारी रही। बूढ़े आदमी की आंखें ऊपर की ओर घूम गईं। वह फिर नहीं हिला। एक पल के लिए माइकल बस देखता रह गया। वह बूढ़ा व्यक्ति एक कठपुतली की तरह गिर पड़ा, जिसकी डोरियां काट दी गई हो। एक पल के लिए माइकल को लगा कि उसकी मृत्यु हो गई है। माइकल की इस धारणा के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। सिस्टम उसे मनुष्यों को मारने के लिए कोई इनाम नहीं देता था। न ही कोई परिचित पैनल सामने आता था जो प्राप्त अनुभव की घोषणा करता हो, न ही हत्या की पुष्टि करने वाला कोई स्पष्ट संदेश दिखाई देता था। माइकल ने एक बार अपना सिर हिलाया, मानो मन में उठ रहे उस अनचाहे विचार को मन से निकाल दिया हो। उसने अपना भाला थोड़ा नीचे किया और करीब आ गया। बुजुर्ग के चारों ओर जमी बर्फ पर अभी भी काला खून धीरे धीरे रिस रहा था। वेनोम फैन द्वारा उसके शरीर में डाला गया जहर तेजाब की तरह उसकी हर नस और नाड़ी को खा रहा था। पास से देखने पर माइकल समझ गया कि वह आदमी कितना बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसकी आभा चूर चूर हो चुकी थी, टूटी फूटी बेतरतीब धड़कनों के रूप में उससे रिस रही थी, जो रैंक 4 के किसी भी व्यक्ति की छवि से मेल नहीं खाती थी। फिर भी जब माइकल ने अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर केंद्रित किया तो उसने इसे महसूस किया। एक कमजोर धीमी नाड़ी, जिंदगी। उसकी निगाहें खामोश हैरानी से सिकुड़ गईं। अभी भी जीवित है, उसने धीरे से कहा। उस व्यक्ति के प्रति प्रशंसा से नहीं, बल्कि उस रियल धड़कन के प्रतीक से उसने आह भरी। ये चौथे दर्जे का जीव था, ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से किसी विशेषज्ञ जैसा नहीं दिखता था। फिर भी ऐसे जहर का सामना करने के बाद जो आम शरीरों को पिघला देता, दमन के तहत एक डोमेन से खुद को चीर फाड़ करने के बाद, अपने मरे हुए साथियों के नीचे कुचले जाने और चारों ओर से बुरी तरह घायल होने के बाद भी वह अस्तित्व से चिपटा रहा। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। रैंकों के बीच का अंतर भयावह था। उसे शक था कि अगर वह नरक के बाहर उस बूढ़े को चाकू मार भी दे तो अच्छी हालत में जहर का असर शायद अपने आप खत्म हो जाएगा। सौभाग्य से माइकल इस मामले में फायदे में था। वह ढह चुकी चौथी पंक्ति की इमारत के ऊपर खड़ा रहा। जहरीली खून से निकलती भाप उसके जूतों के चारों ओर लिपटती रही और वह एक लंबी सांस तक चुप रहा। अब जबकि झड़प का तात्कालिक तनाव कम हो चुका था, उनके मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। उसका क्या करें? सबसे सीधा विकल्प मृत्यु ही था। इसे साफ सुथरे तरीके से समाप्त करें, सुनिश्चित करें कि बुजुर्ग व्यक्ति फिर कभी उठकर परेशानी न खड़ी करे और फिर शव को सुरक्षित रख ले। यह विचार तेजी से विकसित हुआ। अगर वह बूढ़े को यहीं मार देता तो वह लाश को सील करके ठीक से सुरक्षित रख सकता था और इंतजार कर सकता था। जब वह तीसरे रैंक पर पहुंच जाता और मृत्यु और अनुबंधों पर उसका नियंत्रण गहरा हो जाता, तब वह उस बूढ़े को मरे हुओं की तरह जीवित करने का प्रयास कर सकता था। उसके आदेश पर रैंक 4 का एक शव एक मरे हुए प्राणी में बदल गया। माइकल इस विचार से अभिभूत था। उसके होंठ अनजाने में हल्के से मुड़ गए। खेल में इस तरह की स्थिति को वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। बूढ़े व्यक्ति को अपनी सेना में एक शांत, आज्ञाकारी हथियार के रूप में कल्पना मात्र से ही यह विकल्प उसे बेहद लुभावना लगने लगा था। एक पल बाद ही मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि मन में एक और विचार आ गया। अगर बाद में उसे मरे हुए प्राणी में बदलना संभव था, तो क्या अभी जीवित रैंक 4 के साथ वह इससे बेहतर कुछ कर ही सकता था? माइकल की निगाहें बुजुर्ग के सीने पर टिक गईं। जीवन की हल्की सी धड़कन अभी भी मौजूद थी, कमजोर लेकिन दृढ़। एक अलग संभावना ने आकार लिया। उसे मारकर भविष्य में उसके पुनरुत्थान की उम्मीद में जुआ खेलने के बजाय क्यों न अभी उसे सेवक बनाने की कोशिश की जाए। रास्ते थे। उसके पास अभी भी मालिक, नौकर और गुलाम का अनुबंध था। एक बार बंधन में बंध जाने पर बूढ़ा व्यक्ति आज्ञा मानने के लिए विवश हो जाता। सिद्धांत में माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। समस्या तरीका नहीं थी, समस्या अंतर थी, अनुबंध की सीमाएं थीं। उसने पहले भी इसका प्रयोग अपने स्तर के लोगों पर किया था, लेकिन कभी भी इतने ऊंचे पद के व्यक्ति पर नहीं। एक रैंक 4 जिसकी नींव माइकल के जागृत होने से बहुत पहले ही रखी गई थी। अगर बूढ़ा आदमी काफी हद तक ठीक हो जाता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वह अपनी अथाह शक्ति से या माइकल द्वारा अभी तक न देखी गई खामियों का फायदा उठाकर बंधन को तोड़ सकता था। जो नौकर बाद में खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता, वह नौकर नहीं होता, बल्कि उसकी पीठ पर घात लगाकर बैठा हुआ एक छिपा हुआ हथियार होता। उसके विचार फिर बदल गए।
वहां खून के निशान भी थे। जब माइकल इस बारे में सोच रहा था तो उसका हाथ थोड़ा सा फड़क उठा, उसकी उंगलियां भाले के डंडे पर मुड़ गईं। सैद्धांतिक रूप से वह अपने रक्त को बड़े व्यक्ति के रक्त में मिला सकता था और उसे रक्त सेवक बना सकता था। ऐसा व्यक्ति जो अपनी नसों में उसका निशान लिए रहेगा, जो उसके पास मौजूद सबसे मूलभूत बंधन से बंधा होगा। रक्त और वंश के स्तर पर निष्ठा को लागू किया जाता है। कागजों पर यह एक साधारण अनुबंध से कहीं अधिक मजबूत था। इसका उल्लंघन करना कठिन था, इसे तोड़ना कठिन था, लेकिन जोखिम और भी गंभीर थे। यह व्यक्ति चौथे रैंक का था। अधमरा होने के बावजूद कानूनों की उसकी समझ और अपने शरीर पर उसका नियंत्रण भयावह था। माइकल निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने रक्त के प्रभाव का विरोध नहीं कर पाएगा, या कम से कम उसे विकृत, कमजोर या उसका अध्ययन नहीं कर पाएगा। वह सबसे बुरी स्थिति थी। अगर वह बूढ़ा आदमी माइकल के खून में छिपी हुई सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने में कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब दो बातें होंगी। पहली बात तो ये कि नियंत्रण पूर्ण नहीं था। दूसरा, उसके वंश और प्रतिभा का खुलासा ऐसे व्यक्ति के सामने हो जाएगा जिसके पास उससे नफरत करने के सभी कारण थे। वह अब महज एक अवज्ञाकारी सेवक नहीं था, वह एक ऐसा शत्रु था जिसने उसके सबसे बड़े रहस्यों में से एक की झलक पाली थी। माइकल के चेहरे के भाव शांत हो गए। वह जानता था कि उसकी ये खूबियां कितनी दुर्लभ हैं। एक अजनबी को, एक शत्रुतापूर्ण चौथे दर्जे के व्यक्ति को केवल एक नौकर पाने के अवसर के लिए इन्हें दिखाना एक ऐसा जुआ था जिसे वह हल्के में नहीं ले सकता था। उसकी निगाहें उस बूढ़े व्यक्ति के स्थिर शरीर पर टिकी रहीं। एक और विचार मन में आया। तीसरा विकल्प, बाद में पुनरुत्थान नहीं, ऐसा नौकर नहीं जो भाग सके, ऐसा रक्त संबंध नहीं जिसमें अस्वीकार्य जोखिम शामिल हो। वह उस बूढ़े व्यक्ति की चेतना को पूरी तरह से मिटा सकता था। शरीर को जीवित लेकिन खाली छोड़ दो। एक सांस लेता हुआ खोल जिसमें कोई इच्छाशक्ति नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, कुछ विशेष नहीं सिवाय उस सहज आज्ञाकारिता के जो भी आदेश वह बाद में अंकित करता। एक जीवित कठपुतली, ये सबसे साफ सुथरा तरीका था। एक ऐसा शरीर जो उसके नियंत्रण में था, लेकिन उसमें वह दिमाग नहीं था जो उसे खतरनाक बनाता था। जेस्टर ये कर सकता था। ली यांग से प्राप्त मानसिक कलाएं और उसकी मूल क्षमताएं जो असल में काम करती थी, सटीकता में बेहद अद्भुत थी। अगर उस बूढ़े व्यक्ति की चेतना को जड़ से उखाड़ दिया जाए तो उसका मांस और शक्ति के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचेगा। कृपया, माइकल को यह विकल्प अच्छा लगा। वास्तव में जितना अधिक उसने इस पर विचार किया उतना ही उसे एहसास हुआ कि इसमें अतिरिक्त लाभ भी हैं। चौथे रैंक का जीवित खिलाड़ी किसी खजाने से कम नहीं था। उस व्यक्ति के दिमाग में दबी हुई यादें और ज्ञान, वह सब कुछ एक हद तक मूल्यवान था। और जेस्टर इसे सहन कर सकता था। ऐसा ज्ञान जिसे जेस्टर आत्मसात कर सके, जिसे नए कौशल और विधियों में परिवर्तित किया जा सके। ऐसा ज्ञान जिसका अध्ययन माइकल स्वयं कर सके। उच्च श्रेणी की महाशक्तियों के जटिल सिद्धांतों को सीखने में वर्षों या दशकों बिताने की तुलना में माइकल को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह इस त्वरित विधि को अधिक पसंद करता है। लेकिन यह क्रूरतापूर्ण भी था। वह इस बात से अनजान नहीं था। किसी के दिमाग को निकालकर अपनी सेना को खिलाना और खुद को मजबूत करना, कुछ महीने पहले तक तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह विचार ही उसे घृणास्पद लगता। लेकिन लोग बदलते हैं। कम से कम माइकल के लिए तो वह अब भी एक अच्छा इंसान था। और उस बूढ़े आदमी ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। माइकल शव के पास घुटनों के बल बैठ गया और बूढ़े व्यक्ति की धीमी नब्ज को महसूस करने लगा। अब एकमात्र समस्या ये थी कि उस आदमी को कैसे कैद किया जाए। एक तो उसे बहुत अधिक ताकत हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। दूसरी बात, वह किसी भी हालत में मर नहीं सकता था। यह विरोधाभास माइकल के मन में घर कर गया था। रैंक 4 के एक सैनिक को जीवित रखते हुए भी असहाय रखना था, स्थिर रखते हुए भी ठीक होने में असमर्थ रखना था। यह विरोधाभास केवल उसकी सेना के कारण ही संभव था। समस्या का सही स्वरूप उसके विचारों में तभी सामने आया जब माइकल पहले ही एक समाधान तक पहुंच चुका था। ऊर्जा की एक हल्की सी सरसराहट ने उसकी हथेली को छू लिया। कुछ समय बाद क्षतिग्रस्त, भूल गए लोगों का ताबूत प्रकट हुआ। भीतर से उसने मरे हुए जीवन कृमि को बुलाया। इसके भयावह रूप के बावजूद माइकल को जो अनुभूति हुई वह अजीब तरह से परिचित थी। इस प्रजाति को देखकर सचमुच किसी चिकित्सक जैसा महसूस होता है। माइकल ने इसकी कुछ क्षमताओं को याद करते हुए हल्के से मनोरंजन के साथ सोचा। जीवन कीड़ा धीरे धीरे बूढ़े आदमी के सिर की ओर बढ़ा। उसके नन्हे नन्हे स्पर्शक हवा को सूंघते हुए फड़फड़ा रहे थे। फिर वह धीरे से बूढ़े की खोपड़ी से चिपक गया। कोमल प्रकाश की एक किरण बाहर की ओर फैल गई। माइकल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वमकिलिन के माध्यम से सूचनाओं की एक धारा उसके दिमाग से गुजर रही हो। आंतरिक अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन कुछ हद तक उनकी मरम्मत की जा सकती है। देशांतर रेखाओं में क्षरण हुआ लेकिन वे ढह नहीं गईं। जहर अभी भी सक्रिय है और धीरे धीरे फैल रहा है। जीवन शक्ति अस्थिर है लेकिन संरक्षित की जा सकती है। माइकल ने बहुत धीमी आवाज में सांस छोड़ी। अच्छा, जब तक मैं न चाहूं वह नहीं मरेगा। लेकिन इससे अगली समस्या भी पैदा हो गई। वह बूढ़े व्यक्ति को कभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होने दे सकता था। अभी नहीं, जब तक वह पूरी तरह से नियंत्रण में न आ जाए तब तक नहीं। जीवन कृमि ने धीरे से चहचहाया और माइकल की ओर सूचनाओं की एक और धारा को आगे बढ़ाया। इससे शरीर को स्थिरता मिल सकती है। यह अपनी क्षमताओं का उपयोग करके बूढ़े व्यक्ति के आंतरिक अंगों को नियंत्रित अव्यवस्था में रखकर पुनर्जनन को दबा सकता है। इससे बुजुर्ग का जीवन अधर में ही रह सकता है। लेकिन यह इरादे या चेतना को सील नहीं कर सका। उस नौकरी के लिए एक और नौकरी की आवश्यकता थी। मस्खरा, उसने कहा। हालांकि चूंकि वह व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था, इसलिए माइकल को फिलहाल कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। माइकल की उंगलियां थोड़ी कस गईं। उसके सामने जो समाधान था वह भले ही अपरिष्कृत था, लेकिन फिलहाल के लिए वह पर्याप्त था। उसने उस कीड़े को देखा जो अभी भी बुजुर्ग की खोपड़ी से चिपका हुआ था। अभी बाकी सब कुछ भूल जाओ, माइकल ने धीमी आवाज में कहा। बस ये सुनिश्चित करो कि उसकी मौत न हो जाए। कीड़े ने प्रतिक्रिया में हरकत की।
माइकल को ध्यान केंद्रित करने पर बदलाव साफ दिखाई देने लगे थे। बुजुर्ग की सांसें, जो लगभग रुक रुक कर चल रही थीं, अब धीमी लेकिन नियमित हो गईं। उनके घावों के आसपास फैले जहरीले खून का रंग थोड़ा बदल गया, अब वह पहले की तरह तेजी से गहरा नहीं हो रहा था। शरीर के भीतर हो रही तीव्र क्षति धीमी हो गई थी। वह अब भी बर्बाद और असहाय था। अब वह मर नहीं रहा था। फिलहाल माइकल को बस इतना ही चाहिए था। उसने जीवनदायिनी कीड़े को ताबूत में वापस रखते हुए एक बार फिर बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर अपनी निगाहें घुमाई। अब अगला कदम आसान था, उस व्यक्ति को कभी भी होश में आने से रोके। माइकल को पहले से ही पता था कि उसे क्या करना है। उसने अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियों पर ठंड का साया जमा हो गया। बुजुर्ग के शरीर के नीचे से बर्फ एक सहज नियंत्रित लहर की तरह फैल गई। यह उसके अंगों, छाती और गर्दन पर चढ़ गया। यह उसके चारों ओर एक धीमी लहर की तरह बहता हुआ उसे धीरे धीरे निगल रहा था। माइकल ने जल्दबाजी नहीं की। उसने बर्फ को पतली परतों में आगे बढ़ाया। जब तक वह आदमी के सिर तक पहुंचा, तब तक उसका केवल चेहरा ही खुला रह गया था। माइकल रुक गया। उसने अपनी इंद्रियों को फिर से उतना ही बढ़ाया जितना उसे आवश्यक जानकारी की पुष्टि करने के लिए आवश्यक था। बूढ़े व्यक्ति की जीवन शक्ति अभी भी शेष थी। कमजोर, स्थिर, कीड़े द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा धीमी गति से स्पंदित हो रही थी, बढ़ती ठंड के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए और बुजुर्ग के आंतरिक स्वास्थ्य को इस तरह समायोजित कर रही थी कि पूर्ण गतिरोध न हो। जीवित तो है, लेकिन बड़ी मुश्किल से। सो जाओ, माइकल ने धीरे से कहा। बर्फ की आखिरी परत बुजुर्ग के चेहरे पर जम गई। एक पल के लिए उसने महसूस किया कि उस आदमी की चेतना लड़खड़ा रही है। ठंड के सब कुछ निगल जाने के बीच कुछ सहज डूबती हुई जागरूकता सतह पर आने की कोशिश कर रही है। फिर सन्नाटा छा गया। माइकल ने एक गहरी सांस ली और अपने काम का अध्ययन करने लगा। उसके सामने मोटी, मजबूत बर्फ की एक ठोस ताबूत के आकार की परत पड़ी थी। एक सीलबंद डिब्बा। माइकल ने हाथ बढ़ाकर सतह पर रख दिया। क्षतिग्रस्त कॉफिन ऑफ द फॉरगॉटन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जैसे ही उसकी ऊर्जा ने बर्फ के टुकड़े को अपने चारों ओर लपेटा, वह सिकुड़ गया, स्थानिक बल और ताबूत के अपने अजीब नियमों द्वारा संकुचित हो गया। पलक झपकते ही मानव आकार का बर्फ का टुकड़ा सिकुड़कर अंदर की ओर मुड़ गया और लघु ताबूत के भीतरी खुले अंधेरे में इस तरह गायब हो गया मानो उसे किसी अथाह कुएं ने निगल लिया हो। जो भी उसके हाथ को देखता, उसे वह फिर से एक छोटा पुराना ताबूत ही लगता। माइकल ने अपने बाकी मरे हुए साथियों को वापस लेने के बाद ढक्कन को हल्के से बंद कर दिया और ताबूत को वापस अपनी आत्मा की जगह पर रख दिया। बाद में जेस्टर को लाने, दिमाग को तराशने और रखने लायक हर चीज को इकट्ठा करने का समय होगा। फिलहाल करने के लिए और भी काम थे। माइकल मुड़ा, भाला हल्के से उसकी पकड़ में था और वह फेडरेशन स्टेशन की ओर वापस जाने लगा। इसी बीच फेडरेशन स्टेशन में राक्षसी अलौकिक शक्तियों के साथ लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। आकाश में बहुत ऊपर दो आकृतियां खामोशी से मंडरा रही थीं। वरुण और रूएल ने ऊपर से नीचे जमे हुए मैदान में सैनिकों को लाशों को घसीटते हुए, घायल साथियों को सुरक्षित करते हुए और राक्षसी प्रतिरोध के अंतिम निशान मिटाते हुए देखा। यह एक भयावह सफाई अभियान था, लेकिन व्यवस्थित ढंग से चलाया जा रहा था। फिर भी दोनों में से किसी ने भी सैनिकों की ओर देर तक नहीं देखा। उनकी निगाहें बार बार मैदान के बीचों बीच रहस्यमय ढंग से स्थिर खड़े जानवरों और राक्षसों के समूह की ओर जा रही थी। माइकल एक अमर प्राणी है। वे इधर उधर नहीं भटके। उन्होंने अपने आसपास की हलचल पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे बस एक कतार में खड़े होकर देखते और इंतजार करते रहे। ऐसा दृश्य देखकर ज्यादातर लोग भयभीत हो जाते। रूएल ने चुपचाप घूम भरा। उद्धरण चिन्ह ... ये बहुत शक्तिशाली है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। एक लड़का इतने सारे जीवों को कैसे नियंत्रित कर सकता है? केवल वही पृथ्वी के प्रारंभिक तलों में स्थित फेडरेशन स्टेशनों के बराबर है। वरुण के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उसकी आंखों के आसपास तनाव की रेखाएं और गहरी हो गईं। वह लड़का असामान्य है। रूएल ने कांपती हुई सांस ली। असामान्य कहना तो बहुत कम होगा, महोदय। वरुण ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें काफी नीचे माइकल की सेना पर टिकी रहीं। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर वरुण जैसे व्यक्ति को भी सीने में जकड़न महसूस हुई। रूएल ने तनाव को भांपते हुए तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। सर, जब उच्च अधिकारी आएंगे तो आप क्या रिपोर्ट करेंगे? वरुण की भौहें सिकुड़ गईं। ये सवाल पहले से ही उसे परेशान कर रहा था। वह आखिर क्या कहेगा? क्या वह उन्हें बताएगा कि 20 वर्ष की आयु के एक लड़के ने एक ऐसे मामले को सुलझाया था जिसमें चौथे रैंक का एक शक्तिशाली योद्धा शामिल था? कि इसी लड़के ने एक ऐसे जीवित बुजुर्ग से लड़ाई की थी जिसने एक विशेष क्षेत्र में महारत हासिल कर ली थी? क्या वह उन्हें बताएगा कि लड़का सिर्फ जीवित ही नहीं बचा था, उसने इसे समाप्त कर दिया था? वरुण का जबड़ा कस गया। वे मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और सोचेंगे कि कुछ गड़बड़ है, उन्होंने अंत में धीमी आवाज में कहा। वे शायद सोचेंगे कि मैंने घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया है या गलत समझा है। रूएल हिचकिचाया। लेकिन तुम भी झूठ नहीं बोल सकते। मुझे पता है, वरुण ने जवाब दिया। उसने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को ऐसे रगड़ा मानो हर चीज का भार वहीं पर पड़ रहा हो। पहले वह इस बात की चिंता नहीं करता था। वह पूरी ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट दाखिल करता था, इस विश्वास के साथ कि फेडरेशन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा। यही उसका जीवन जीने का तरीका था, यही उसका हमेशा से विश्वास था। पर अब बूढ़े आदमी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वे उन चीजों का पोषण नहीं करते जिन पर उनका नियंत्रण नहीं होता। वे उन्हें पिंजरे में बंद कर देते हैं या वे उन्हें तोड़ देते हैं। वरुण ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वह ऐसे व्यक्ति की बकवास पर विश्वास नहीं करना चाहता था जो इतनी बुरी तरह गिर चुका था, जिसने निर्दोषों को मार डाला था और भ्रष्टाचार का रास्ता चुन लिया था। फिर भी माइकल के लिए कहे गए उन शब्दों को सुनकर, उस लड़के की क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसके मन में संदेह की एक हल्की सी छाया पड़ गई थी, जिसे महसूस करने की उसे आदत नहीं थी। उसके बगल में रूएल धीरे से बोला, आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वे उसके साथ क्या करेंगे? यह कोई प्रश्न नहीं था।
वरुण ने अपनी आंखें फिर से खोली और दूर से आती माइकल की आकृति की ओर देखा, जो अब बर्फीले मैदान पर भाला हाथ में लिए हुए चलती हुई दिखाई दे रही थी। ठंडी हवा में उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। इस ऊंचाई से माइकल छोटा दिख रहा था, मानो कोई अकेला योद्धा घर लौट रहा हो। लेकिन वरुण को सच्चाई पता थी, वह लड़का कद में छोटा बिल्कुल नहीं था। उसे यह नहीं पता था कि लड़का लगभग 100 रैंक 3 जीवों को कैसे नियंत्रित करने में सक्षम था। लेकिन अगर उन जीवों के बारे में कुछ नहीं किया गया और वह किसी भी स्तर पर इस तरह की संरचना बनाए रखता है, तो केवल यही उसे संभावित खतरे के रूप में चिन्हित करने के लिए पर्याप्त था। तीसरे रैंक पर नस्लीय सीमाएं कम महत्वपूर्ण हो गई। विधि साधना के माध्यम से सार्वभौमिक ऊर्जा तक पहुंच के साथ विकास को लगातार आगे बढ़ाया जा सकता था। हालांकि कठोर नस्लीय सीमाओं वाली नस्लों के लिए ये धीमा होगा। अगर भविष्य में माइकल के मरे हुए लोगों की संख्या स्थिर नहीं रहती है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके पास अंततः लगभग 100 रैंक 4 के मरे हुए लोग हो सकते हैं। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। चिंतित हो, वरुण ने धीमी आवाज में कहा। मैं सोच रहा हूँ। रूएल की आवाज और धीमी हो गई। क्या वह बूढ़ा आदमी सच बोल रहा था? वरुण ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपनी बाहें मोड़ ली और जटिल भावों के साथ माइकल को घूरने लगा। वरुण ने धीरे से कहा, वह आदमी बुरा था, लेकिन बुरे लोग भी कभी कभी सच बोल देते हैं। रूएल ने भौहें चढ़ा ली। महोदय, क्या आपको सच में लगता है कि फेडरेशन उसे निशाना बनाएगा? वरुण ने धीरे से सांस छोड़ी। मैं ऐसा सोचना नहीं चाहता। मैं उस संघ पर विश्वास करना चाहता हूं जिसकी मैंने पूरी जिंदगी सेवा की है। वह रुका, लेकिन जब उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट होता है, तो उच्च पदों पर बैठे किसी न किसी को उस पर ध्यान जरूर जाएगा। और वही सवाल पूछो जो बूढ़े आदमी ने पूछा था, रूएल ने फुसफुसाते हुए कहा। वरुण ने हल्के से सिर हिलाया। हम उसे कैसे नियंत्रित करें? और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वह खतरा न बने? उनके बीच एक ऐसी ठंडक सी दौड़ गई जिसका बर्फ से कोई लेना देना नहीं था। रूएल ने एक बार फिर निगल लिया, इस बार और भी भारीपन से। लेकिन महोदय, उस लड़के ने हम सबको बचा लिया। अगर वह न होता तो हम सब मर चुके होते। पूरा स्टेशन। वरुण के होंठ पतले हो गए। उन्होंने कहा, इसीलिए मुझे बेचैनी हो रही है। जो शक्ति बचाती है वही नष्ट भी कर सकती है। मुझे उस लड़के से डर नहीं लगता। मुझे इस बात का डर है कि दूसरों को उससे क्या डर लग सकता है। एक पल के लिए दोनों में से कोई नहीं बोला। उनके नीचे माइकल जमे हुए विशाल मैदान पर चलता रहा, अपने ऊपर उमड़ रहे विचारों के तूफान से पूरी तरह अनजान। वरुण ने धीरे से आह भरी। उद्धरण चिन्ह ... मैं सच बताऊंगा, उन्होंने कहा, लेकिन मैं सोच समझकर शब्दों का चुनाव करूंगा। मैं उसे हथियार या खतरे के रूप में पेश नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उसके किए का वर्णन करूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रूएल ने धीरे से सिर हिलाया। हम बस इतना ही कर सकते हैं। शायद, वरुण ने माइकल का पीछा करते हुए कहा, ऊपर के अधिकारी भी वही देखेंगे जो मैं देख रहा हूं। और वह क्या है? रूएल ने पूछा। वरुण की निगाहों में थोड़ी सी नरमी आई। एक लड़का जिसकी रक्षा की जानी चाहिए, जिससे डरने की नहीं। वे दोनों फिर से चुप हो गए। नीचे माइकल के मरे हुए लोग पहली बार हिले डुले और अपने पास आ रहे स्वामी की ओर अपना सिर घुमाया। रूएल कांप उठा। सर, ये युवक आखिर है क्या? वरुण ने नजर नहीं हटाई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। खासकर फेडरेशन तो बिल्कुल भी नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जब से माइकल के पास बुद्धिमान मरे हुए लोगों का एक समूह था, तब से वह हमेशा एक बात को लेकर आश्चर्यचकित रहता था। क्या वह इसलिए पागल हो रहा था क्योंकि वह उन्हें परिवार के समान समझने लगा था? ये भावना तब और भी बदतर हो गई जब उसने अपने रक्त को उनकी विकास प्रक्रिया में शामिल करना शुरू कर दिया। अधिकांश जादूगरों की सोच उससे अलग थी। उनमें से अधिकांश के लिए मरे हुए लोग केवल संख्या मात्र थे। अधिक से अधिक वे बेहतर उपकरण थे। माइकल ने अकादमी में काले जादू पर कई पुस्तकें पढ़ी थीं। किसी ने कहा था कि एक अच्छा जादूगर बिना किसी भावना के अपनी आधी सेना का बलिदान करने में सक्षम होना चाहिए, अगर इसका मतलब एक भी रणनीतिक लाभ प्राप्त करना हो। माइकल ये बात समझ गया था। वह इसके कुछ हिस्से से सहमत भी था। एक जादूगर जो कठिन निर्णय नहीं ले सकता, उसे मृतकों पर हुक्म चलाने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन रास्ते में कहीं न कहीं उनका मार्ग उस कठोर मानक से थोड़ा हट गया था। शायद इसका कारण ये था कि उसके मरे हुए प्राणी कभी भी एक ही सांचे से ढाले गए साधारण प्रतिरूप नहीं थे। या शायद इसलिए कि खून के रिश्ते की वजह से वे सचमुच उसे अपने रिश्तेदार जैसे लगते थे। इसलिए जब उसने देखा कि वे उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो माइकल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसका शरीर और मन हल्का महसूस करने लगे। माइकल उनके पास पहुंचा। उसने उनमें से अधिक बुद्धिमान लोगों से स्थिति के बारे में पूछा और फिर उन सभी को वापस क्षतिग्रस्त, भूल गए लोगों के ताबूत में बुला लिया। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उसे ऊपर से 2 आकृतियों के उसकी ओर आते हुए आने का आभास हुआ। माइकल पहले से ही जानता था कि वे कौन थे। उसने शुरू से ही उनकी निगाहों को भांप लिया था। दोनों आकृतियां नियंत्रित गति से नीचे उतरी और उसके सामने आकर रुक गईं। वरुण सबसे पहले आगे बढ़ा। युवक, उसने स्थिर लेकिन चिंता से भरी आवाज में पुकारा, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? माइकल ने सिर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूं। रूएल ने राहत की सांस ली और उसके कंधे ढीले पड़ गए। वरुण इतनी आसानी से शांत नहीं हुआ, लेकिन उसके हाव भाव में तनाव कुछ हद तक कम हो गया। रूएल ने हिचकिचाते हुए वह सवाल पूछा जो उन दोनों के मन में चल रहा था, उस बूढ़े राक्षसी साधक का क्या हुआ? माइकल ने अपने चेहरे पर शांत और तटस्थ भाव बनाए रखा। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यवश वह भाग निकला। दोनों आदमी स्तब्ध रह गए। ये शब्द उन 2 लोगों के लिए बहुत मायने रखता था जिन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि रैंक 4 का कोई व्यक्ति कितना विनाश कर सकता है। ऐसा दुश्मन जो जीवित हो और अंधेरे में घात लगाए बैठा हो, किसी बुरे सपने जैसा था। लेकिन फिर माइकल ने स्थिर आवाज में बोलना जारी रखा, लेकिन वह पहले की तुलना में कहीं अधिक गंभीर चोटों के साथ बच निकला।
उसे एक वाक्य ने उन्हें बर्फीले तूफान में गर्माहट के झोंके की तरह झकझोर दिया। दोनों पुरुष तुरंत ही थोड़े से लेकिन ध्यान देने योग्य रूप से शांत हो गए। उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति की हालत देखी थी जब माइकल उसे लेकर गायब हो गया था। रैंक 4 के शक्तिशाली योद्धा के रूप में उसे पहचानना मुश्किल था। रुएल ने अपने हाथों को रगड़ा, उसे खून, धंसी हुई नसें और कांपते हुए अंग याद आ गए। उन चोटों के साथ अगर वह जीवित भी है तो कुछ समय तक वह स्वतंत्र रूप से चल फिर नहीं पाएगा, रुएल ने बुदबुदाते हुए कहा। वरुण ने धीरे से सिर हिलाया, हालांकि उसकी निगाहें पैनी थीं। और इससे हमें समय मिल जाता है, जिस समय की उन्हें सख्त जरूरत थी। माइकल ने उन्हें ठीक नहीं किया। उसने उन्हें सच नहीं बताया कि वह बूढ़ा आदमी केवल अपंग ही नहीं था, उसे एक ताबूत में बंद कर दिया गया था जैसे वह जम गया हो। यह ऐसी जानकारी नहीं थी जिसकी किसी को जरूरत हो। वरुण ने गहरी सांस ली, अपने विचारों को स्थिर किया, फिर माइकल के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, तुमने अच्छा किया, जरूरत से ज्यादा अच्छा। अगर कुछ और होता तो हम यहाँ मौजूद सभी लोगों को खो देते। माइकल ने चुपचाप उन शब्दों को स्वीकार कर लिया। वरुण ने आगे कहा, आइए, जब उच्च अधिकारी आएंगे तो उन्हें रिपोर्ट चाहिए होगी, लेकिन अभी आप आराम कीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। माइकल ने सिर हिलाया और उनके पीछे पीछे नरक की दूसरी मंजिल पर चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नोट, मुझे लगता है कि मैं जल्द ही लंबे अध्याय लिखना शुरू कर सकती हूँ। इससे शब्दों की संख्या पर टिके रहने के बजाय प्रगति का बेहतर एहसास होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हर दिन एक अध्याय लिखूंगी। तनावपूर्ण चुप्पी में फेडरेशन स्टेशन लौट आए। वरुण किसी से बात करने के लिए नहीं रुका। चलते चलते वह संक्षिप्त आदेश देता रहा। उसका अधिकार इतना दृढ़ था कि अराजकता फैलने से रुक गई। रुएल उससे आधा कदम पीछे चल रहा था। माइकल उसके पीछे पीछे गया। वे उस गलियारे में पहुंचे जो वरुण के कार्यालय की ओर जाता था, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन तीनों को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अंदर पहले से ही कोई मौजूद होगा। दरअसल दो थे, एक ताराजनित और एक मानव। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह तारावंशी ही था जिसे माइकल ने बचाया था। जहां तक इस बात का सवाल है कि स्टाबोन उनके साथ पहली मंजिल तक क्यों नहीं गए, तो इसका कारण सीधा साधा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह ऐसा मामला नहीं है जिससे उन्हें कोई वास्ता रखना चाहिए। हालांकि उस बैठक में मौजूद हर कोई समझ गया था कि स्टाबोन सिर्फ कायरता दिखा रहा था और इसे छिपाने का बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन चूंकि यह बहाना खुद झूठ नहीं था, इसलिए अरोरा के मनुष्य कुछ नहीं कर सकते थे। सच कहें तो अगर वे चाहते भी तो दूसरे पक्ष को पहली मंजिल में प्रवेश नहीं करने देते, क्योंकि वे इतने कमजोर थे कि कोई फर्क नहीं कर सकते थे और एक स्टाबोन के रूप में उनकी पहचान विशेष थी। फिर एक बूढ़ा आदमी था। ये वाला काफी पुराना लग रहा था। वह बुजुर्ग व्यक्ति वरुण की मेज के पास ऐसे खड़ा था मानो वह मेज उसी की हो। वह कद में छोटा था, फिर भी कमरे में उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। उसकी पीठ सीधी थी, कंधे सधे हुए थे और हाथ पीछे की ओर इस तरह रखे थे मानो किसी अभ्यास से पकड़े हुए हो। उसके कपड़े सादे और गहरे रंग के थे, लेकिन उस पर अजीब तरह से कसे हुए लग रहे थे, मानो कपड़े को भी उसके शरीर के आकार में कसकर बांधा गया हो। उसके बाल छोटे और करीने से कटे हुए थे, जिनमें कुछ सफेद बाल भी थे, और उसके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जो सिर्फ उम्र के कारण नहीं थी। ये सत्ता के अधीन रहने के आदि जीवन से आया था। माइकल को अंदर कदम रखते ही इसका एहसास हो गया। ये सामान्य अर्थों में कोई असाधारण आभा नहीं थी, न ही कोई प्रचंड दबाव था, न ही कोई स्पष्ट जानलेवा इरादा, न ही डराने के लिए कोई उग्र ऊर्जा का विस्फोट। वास्तव में पहली नजर में वह व्यक्ति लगभग साधारण ही लग रहा था। लगभग। फिर माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। बुजुर्ग व्यक्ति के आसपास की जगह थोड़ी झुकी हुई थी। कमरे में कोई स्पष्ट बदलाव तो नहीं आया, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, मानो बिना गर्मी के धुंध छाए हो। उसके पास वाली मेज का कोना जितना दूर होना चाहिए था, उससे थोड़ा ज्यादा पास लग रहा था। वरुण के कागजों के बगल में रखा लैंप माइकल के ध्यान केंद्रित करने पर थोड़ा टेढ़ा सा दिखाई दिया। यहां तक कि आवाज भी अलग सी लग रही थी, मानो उस आदमी के पास कमरे में शोर जल्दी दब जाता हो। वरुण अकड़ गया। रुएल का हाथ उसकी कमर के पास फड़फड़ाया, लेकिन उसने उसे रोकने के लिए खुद को मजबूर किया। उन सभी ने हाल ही में ऐसा महसूस किया था। वह घटना, दमन, तीसरे रैंक से ऊपर का एक अलौकिक प्राणी। माइकल की उंगलियां थोड़ी कस गईं और वह अपना भाला निकालने ही वाला था कि तभी वह शांत हो गया। उस बुजुर्ग व्यक्ति की निगाहें उनकी ओर घूम गईं। ये शत्रुतापूर्ण नहीं था, लेकिन ये गर्मजोशी भरा भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कोई एक ही सांस में स्थिति का जायजा ले रहा हो। फिर उसकी नजर माइकल पर आकर ठहर गई। कुछ क्षणों के लिए कमरे की हवा घनी प्रतीत हुई। वरुण सबसे पहले आगे बढ़ा, मानो उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे अजनबी और उसके पीछे खड़े युवक के बीच खुद को खड़ा करने के लिए प्रेरित किया हो। वरुण ने नियंत्रित आवाज में कहा, सर, हमें मेरे कार्यालय में आगंतुकों की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वरुण उस आदमी को नहीं जानता था, लेकिन मौजूदा हालात के आधार पर वह समझ गया था कि यह फेडरेशन की ओर से अतिरिक्त सहायता ही होगी। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने वरुण को हल्के से सिर हिलाकर सीमा का सम्मान किया, लेकिन उसे पार करने के लिए माफी नहीं मांगी। मैं आपकी तसल्ली के लिए नहीं आया हूं, ओवरसीयर वरुण, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी और एक समान थी। कोई अनावश्यक शब्द नहीं। मैं इसलिए आया हूं क्योंकि इस स्टेशन से आपातकालीन संकेत मिला है और यहां मौजूद इस युवा स्टाबोन से मुझे लगता है कि स्थिति मेरी जानकारी से कहीं अधिक गंभीर है। सबकी निगाहें उस तारावंशी पर टिक गईं। वे मुझसे क्या चाहते हैं? स्टाबोन ने मन ही मन शिकायत की, अपने चेहरे के भावों को स्थिर रखते हुए। क्या वे मुझसे रैंक 4 के खिलाफ जाने की उम्मीद कर रहे थे? ताराजनित जाति का असंख्य क्षेत्रों में उच्च स्थान था, यहां तक कि अरोरा पर भी लोग उनसे सावधानीपूर्वक व्यवहार करने का ज्ञान रखते थे। कुछ स्थानों पर एक ताराजनित व्यक्ति किसी सभा में प्रवेश करता तो बिना पूछे ही कुलीन लोग उसके सामने खड़े हो जाते। लेकिन प्रतिष्ठा अमरता में तब्दील नहीं हुई। चौथा रैंक तो चौथा रैंक ही होता है।
यहाँ तक कि उन सभ्यताओं में भी जो अरोरा को युवा या अनाड़ी मानकर उसे नीचा देखती थी, उसके जैसी शक्तिशाली शख्सियत को स्वाभाविक रूप से सम्मान दिया जाता था। फर्क सिर्फ इतना था कि कितना सम्मान दिया जाता था, और वह राजघराने से नहीं था। वह कोई प्रसिद्ध दूत नहीं था जिसके नाम के साथ नौसेना का बेड़ा जुड़ा हो। वह महज एक जन्मजात प्रतिभा था जो दुर्भाग्यवश नरक में फंस गया था। दुर्भाग्यवश माइकल, वरुण और रूएल इनमें से कुछ भी नहीं सुन सके। उन सभी को एक ही चीज दिखाई दी। रूएल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, वरुण के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी छा गई, माइकल की शांत निगाहों में भी थोड़ी सी तीक्ष्णता आ गई। तीनों ने एक ही समय में सोचा, ये तो परेशानी वाली बात है। तारामंडल से जन्मे लोगों ने उनके चेहरों में आए बदलाव को देखा और असहाय होकर मुस्कुराते रहे। उस बूढ़े व्यक्ति ने तारावंशी को अपनी बात समझाने का समय दिए बिना ही बोलना जारी रखा। मुझे मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने शांत भाव से कहा, पहली मंजिल पूरी तरह से राक्षसों के कब्जे में थी। इतनी बड़ी संख्या में राक्षसी अलौकिक शक्तियां मौजूद थीं कि वे सामान्य रक्षा व्यवस्था को भी ध्वस्त कर सकती थीं। तैनात अधिकारियों की स्थिति अत्यंत अस्थिर बताई गई है और संभवतः वे लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। वरुण का जबड़ा कस गया। वह आकलन सही है। दुश्मनों की संख्या इतनी अधिक थी कि दूसरी मंजिल पर स्थित स्टेशन की क्षमता से कहीं अधिक थी, बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा। सामान्य परिस्थितियों में आपके कर्मियों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता। बूढ़े व्यक्ति की निगाहें घूमी और एक पल के लिए फिर से उस तारा जन्मे व्यक्ति पर टिक गईं। इस सूचना के अनुसार आप लोग बाहरी शक्ति से सहायता प्राप्त करने के बाद फिर से पहली मंजिल पर गए थे, उसने कहा। एक जादूगर जो एक साथ कई रैंक 3 के मरे हुओं को नियंत्रित करने में सक्षम है। वरुण पर वापस लौटने से पहले उसकी नजर एक पल के लिए माइकल की ओर घूमी। मुझे इस दावे को सीधे तौर पर स्वीकार करना मुश्किल लगता है, लेकिन उन्होंने अभी और कुछ नहीं बताया, बल्कि उनका लहजा और सख्त हो गया। फिर भी एक और मुद्दा है जिसका समाधान किया जाना चाहिए। वरुण सहज रूप से सीधा हो गया। तुमने तय आदेशों का उल्लंघन किया, बूढ़े आदमी ने कहा। तुम बिना उच्च कमान की अनुमति के अलग अलग मंजिलों पर गए और कार्रवाई की। वरुण ने सीधे उसकी आंखों में देखा। अगर हम इंतजार करते तो स्थिति और भी बदतर हो सकती थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने कुछ क्षण तक उसे गौर से देखा। उसके चारों ओर की जगह थोड़ी और झुक गई, मानो एक ही समय में चारों दिशाओं से दबाव पड़ रहा हो। उन्होंने कहा, इससे प्रोटोकॉल में कोई बदलाव नहीं आएगा। विचलन, चाहे वह सफल ही क्यों न हो, उसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। रूएल ने अपने दांत भींच लिए लेकिन कुछ नहीं बोला। उस तारावंशी की मुस्कान सख्त हो गई। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, एक बार जब यह मामला पूरी तरह सुलझ जाएगा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। इसमें स्वतंत्र कार्रवाई करने से पहले सीधे आदेश का पालन न करना भी शामिल है। बूढ़े व्यक्ति के शब्दों से ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मानता था कि दूसरी मंजिल के सैनिकों को सफलता तो मिल गई है, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन वरुण और रूएल बोलने के बजाय थोड़ा हिचकिचाते हुए दिखाई दिए। माइकल गहरी सोच में डूबा हुआ ये सब देख रहा था। हालांकि बूढ़े आदमी के शब्द कठोर थे, लेकिन अगर वह सचमुच वैसा ही सोच रहा था जैसा उन्हें शक था, तो सजा सामान्य थी, पर स्थिति वैसी थी ही नहीं। गहरी सांस लेते हुए और माहौल से असहज महसूस करते हुए माइकल ने बोलना शुरू किया। माइकल ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने शांत भाव से कहा, हालांकि उन्होंने आगे बढ़ने से पहले आदेश नहीं मांगे, फिर भी मुझे लगता है कि वे थोड़ी प्रशंसा के पात्र भी हैं, महोदय। वे शब्द कमरे में ऐसे गिरे जैसे शांत पानी में पत्थर गिरा दिया गया हो। वरुण ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, उसकी आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गईं। रूएल अकड़ गया। उस बुजुर्ग व्यक्ति की निगाहें अचानक माइकल पर टिक गईं। प्रशंसा, उसने शब्द को तीखे स्वर में दोहराया। उसके चारों ओर हवा कस गई, अंतरिक्ष में सूक्ष्म मोड़ और अधिक स्पष्ट हो गया। जब सैनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो आप प्रशंसा की बात करते हैं। उनकी आवाज ऊंची हो गई। क्या जान गंवाने वाले सैनिकों की जान आपके लिए मायने नहीं रखती? दबाव में अचानक वृद्धि हुई। ये जानबूझकर नहीं कहा गया था, लेकिन कमरे में मौजूद हर किसी ने इसे महसूस किया। माइकल हिला तक नहीं। उसने स्थिर निगाहों से बूढ़े आदमी की ओर देखा। नहीं, माइकल ने कहा। एक पल के लिए बूढ़े आदमी के चेहरे पर गुस्से की लाली छा गई। फिर माइकल ने अपनी बात जारी रखी। उनका लहजा अपरिवर्तित रहा। कोई सैनिक नहीं मरा। पूर्ण सन्नाटा। मुड़ी हुई जगह अचानक सामान्य स्थिति में लौट आए, मानो उसे सहारा देने वाली शक्ति कमजोर पड़ गई हो। बूढ़ा आदमी जम गया। उन्होंने क्या कहा? वरुण एकदम सीधा खड़ा हो गया। वह सच कह रहा है। रूएल ने गहरी सांस ली, फिर सिर हिलाया। हाँ, चोटें तो आई थीं, गंभीर चोटें, लेकिन हमारे कर्मियों में से किसी की भी मौत नहीं हुई। बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें घूर कर देखा, आंखें सिकोड़कर धोखे की तलाश कर रहा था। कितने? उसने पूछा। 0, वरुण ने उत्तर दिया। जब से वे कमरे में दाखिल हुए थे तब से पहली बार बूढ़े व्यक्ति का संयम टूट गया। अविश्वास से उसकी भौहें तन गईं। यह असंभव है, उसने धीरे से कहा। बूढ़े आदमी की निगाहें एक बार फिर घूमी, इस बार खुलकर, और माइकल पर टिक गईं। उसने उसे ध्यान से देखा। उस गहन जांच के बाद कमरे का माहौल ही बदल गया। इस बार इसमें कुछ नया था। सावधानी। जब फेडरेशन को हेल स्थित स्टेशनों से आपातकालीन सूचना मिली तो वे तुरंत हरकत में आ गए। स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों न हो, तीसरे दर्जे के अलौकिक प्राणियों को जुटाना कभी आसान नहीं होता। स्थिति को और बिगड़ने से पहले स्थिर करने के लिए उन्होंने अपने पास मौजूद कुछ गिने चुने चौथे दर्जे के अलौकिक प्राणियों में से एक को भेजा। वरुण के कार्यालय में सूट पहने खड़ा व्यक्ति वही व्यक्ति था। जब वह वहां पहुंचा तो दूसरी मंजिल पर स्थित स्टेशन को लगभग खाली देखकर वह चौंक गया। सौभाग्यवश, हालांकि अजीब, उसकी मुलाकात वहां एक स्टाबोन से हुई। कम से कम इससे उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो घटना के बारे में अधिक जानता था। अधिकांश जानकारी प्रारंभिक रिपोर्ट से मेल खाती थी, लेकिन जल्द ही नए विवरण सामने आए। इनमें एक युवा अवेकनर का उल्लेख भी शामिल था जो कथित तौर
पर केवल रैंक 2 का अवेक न होने के बावजूद कई रैंक 3 प्राणियों को नियंत्रित करने में सक्षम था। उस विवरण ने गहरा प्रभाव छोड़ा। फिर भी बूढ़े सैनिक को इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। शायद तथाकथित युवक वास्तव में कायाकल्प की कला का प्रयोग करने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। यह हो सकता है कि वह पहले से ही तीसरे रैंक का सैनिक हो और किसी असामान्य और खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा हो। उनकी कोई भी धारणा सुखद नहीं थी। जब उन्हें पता चला कि दूसरी मंजिल पर तैनात अधिकांश सैनिक उस लड़के के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, तो उनकी चिंता और भी बढ़ गई। इस तथ्य ने ही उन्हें बेहद बेचैन कर दिया। जैसे ही वह खुद दूसरी मंजिल पर जाने की तैयारी कर रहा था, उसने पहली मंजिल को दूसरी मंजिल से जोड़ने वाले द्वार से हलचल महसूस की। उसने इंतजार करना बेहतर समझा। जैसा कि उम्मीद थी, द्वार पर तैनात सैनिकों से मिले स्थिर जीवन संकेतों के आधार पर दूसरी मंजिल के स्टेशन ने जीत हासिल कर ली थी। संभवतः इसका श्रेय उस तथाकथित युवा विशेषज्ञ को जाता है। हालांकि जब अंततः उनकी उस रहस्यमय व्यक्ति से आमने सामने मुलाकात हुई, तो उनसे निकलने वाली युवा ऊर्जा को देखकर वे भ्रमित हो गए। यदि तीसरा स्थान अलौकिक शक्तियों द्वारा ब्रह्मांडीय रहस्यों को छूने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था, तो चौथा स्थान एक बिल्कुल अलग पड़ाव था। ये स्वयं ब्रह्मांड के एक कदम और करीब था। चाहे दबा हुआ हो या नहीं, उस स्तर पर किसी से कुछ भी छिपाना बहुत मुश्किल था, खासकर तब जब दूसरा पक्ष कमजोर हो। लेकिन माइकल को समझना मुश्किल था। उस आदमी की तुलना में माइकल तेज था, लेकिन उससे जुड़ी हर चीज के कारण बूढ़ा आदमी उसे अन्य तीसरे दर्जे के अलौकिक प्राणियों की तरह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता था। माइकल को अभी तक ये पता नहीं था, लेकिन अपने स्वभाव के कारण वह रैंक 4 के प्राणियों की नजरों में कभी भी सामान्य दिखने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर भी, हालांकि वह व्यक्ति यह समझ सकता था कि माइकल साधारण से बहुत अलग था, लेकिन ये तथ्य कि उसने अभी तक किसी नियम के साथ वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति नहीं की थी, कई सवाल खड़े करता था। उनमें सबसे बड़े सैनिक थे। वे बिना किसी हताहत के कैसे बच गए? समान परिस्थितियों में वह भी ऐसा परिणाम नहीं दोहरा सकता था। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह दब जाता और उसे अन्य अनुभवी तृतीय श्रेणी के अलौकिक शक्तियों वाले प्राणियों के साथ लड़ना पड़ता। ऐसा होना असंभव था। बूढ़े आदमी की निगाहें माइकल पर असहजता से कुछ अधिक देर तक टिकी रहीं। फिर उसने दोबारा बोलना शुरू किया। क्या आपको कोई बाहरी सहायता मिली? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। यही कारण होना चाहिए। इसके अलावा कोई और स्पष्टीकरण इतना सटीक नहीं था। अगर किसी दूसरे रैंक 4 ने भले ही थोड़े समय के लिए ही सही हस्तक्षेप किया होता, तो सब कुछ समझ में आ जाता। कोई हताहत नहीं, पूर्ण दमन। पहली मंजिल पर पूरी तरह से उलटफेर। बूढ़े व्यक्ति को अपने कंधों से कुछ तनाव कम होने का एहसास हुआ। लेकिन जैसे ही वह विचार मन में बैठा, एक और विचार ने उसकी जगह ले ली। यदि बाहरी सहायता वास्तव में मौजूद थी, तो क्या इसका मतलब यह था कि नरक के शुरुआती तलों में अब एक से अधिक चौथे दर्जे के अलौकिक प्राणी मौजूद थे? यह कोई छोटी बात नहीं थी। चौथे दर्जे के प्राणी सामान्य संपत्ति नहीं थे। उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि क्या इसका संबंध उस दूसरे मुद्दे से था जिसके बारे में स्टाबोन ने उसे बताया था। जैसे ही वह इस विचार को आगे बढ़ाने वाला था, एक शांत आवाज ने बीच में आकर उसे एकदम रोक दिया। नहीं, माइकल ने कहा। बाहरी मदद नहीं मिली थी। बूढ़े आदमी ने पलकें झपकाईं। कमरे में प्रवेश करने के बाद पहली बार वह आगे बोलने में हिचकिचाया। तुमने क्या कहा? उसने पूछा। माइकल ने बिना पलक झपकाए उसकी निगाहों में देखा। यह ऑपरेशन दूसरी मंजिल पर स्थित स्टेशन और मेरे अकेले मरे हुए सैनिकों द्वारा किया गया था। फिर सन्नाटा छा गया। बूढ़ा आदमी माइकल को घूर रहा था, मानो उसमें अतिशयोक्ति या धोखे का जरा सा भी संकेत ढूंढ रहा हो। उन्हें कोई नहीं मिला। असंभव, बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। माइकल के बोलने का इंतजार किए बिना उन्होंने वरुण को इशारा किया कि वह पहली मंजिल पर हुई पूरी घटना का ब्यौरा दे। वरुण जितना बोलता गया, बूढ़ा आदमी उतना ही हैरान होता गया। सिर्फ वही नहीं था, स्टाबोन भी उतना ही सदमे में था और सोच रहा था कि आखिर उसे किसने बचाया। उसने माइकल को अपने मरे हुए सैनिकों को बुलाते और उन्हें पोर्टल में ले जाते हुए देखा था, फिर भी स्थिति का बोझ अभी भी उसके सीने पर भारी पड़ रहा था। कुछ ही देर में कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि चौथे दर्जे का अलौकिक प्राणी माइकल को घूरता रहा। सन्नाटा खींच गया। बूढ़े व्यक्ति का कठोर रवैया नरम पड़ गया और वह अधिक सौम्य हो गया, लगभग पारिवारिक। वह पूरी तरह से माइकल की ओर मुड़ गया और उसे ऐसे भाव से देखने लगा जो अब आलोचनात्मक नहीं बल्कि जिज्ञासु था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा नाम क्या है, युवक? माइकल थोड़ा सीधा हुआ। माइकल नॉर्मन महोदय। बूढ़े व्यक्ति ने एक बार सिर हिलाकर इसे याद कर लिया। और आपकी उम्र? 18। बूढ़े व्यक्ति की भौहें अपने आप ऊपर उठ गईं, इससे पहले कि वह उन्हें रोक पाता। एक पल के लिए शांत मुखौटा हट गया और वास्तविक आश्चर्य प्रकट हुआ। 18, उसने धीमी आवाज में दोहराया। उसने माइकल के व्यक्तित्व में युवावस्था का आभास तो कर लिया था, लेकिन उसने अनुमान लगाया था कि लड़का कम से कम 20 वर्ष का होगा। इतना अनुमान भी उसके लिए काफी चौंकाने वाला होता। 18 साल की उम्र अलग थी। यहाँ तक कि अवेकनरों के बीच भी, जो सामान्य अलौकिक शक्तियों की तुलना में तेजी से प्रगति करने के लिए जाने जाते थे, ये बात हास्यास्पद थी। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से सांस छोड़ी और अपने विचारों को पुनर्व्यवस्थित किया। और तुम कब जागे? उसने पूछा। उसके मन में इसका उत्तर केवल 2 अतार्किक संभावनाओं के बीच ही आ सकता था। 16 साल की उम्र, 2 साल पहले, या 17, 1 साल पहले। दोनों ही बातें सामान्य ज्ञान के विपरीत होंगी। माइकल ने शांत भाव से उत्तर दिया। इस साल। उसके मन में इसका उत्तर केवल 2 अतार्किक संभावनाओं के बीच ही आ सकता था। 16 साल की उम्र, 2 साल पहले, या 17, 1 साल पहले। दोनों ही बातें सामान्य ज्ञान के विपरीत होंगी। माइकल ने शांत भाव से उत्तर दिया। इस साल। वे शब्द हवा में लटके रहे। एक पल के लिए किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर स्टाबोन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी उपस्थिति के कारण हर कोई शुरुआत से ही लगभग सहज रूप से सार्वभौमिक भाषा का उपयोग कर रहा था, और यह उन्हीं क्षणों में से एक था।
इस साल, उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास झलक रहा था। क्या आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ 1 साल से अलौकिक शक्ति हैं? माइकल ने सिर हिलाया। आधा साल। वरुण को लगा कि उसका गला सूख रहा है। रुएल का दिमाग सुनना पड़ गया। बूढ़ा आदमी माइकल को ऐसे घूर रहा था मानो वह किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। आधा साल, 6 महीने के भीतर ही वह कई रैंक 3 के मरे हुए सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था और यहाँ तक कि एक रैंक 4 के शक्तिशाली सैनिक को मारने के करीब भी पहुंच गया था। जब यह विचार उस बूढ़े व्यक्ति के मन में आया तो विस्मय भय में बदल गया। यदि ऐसा था तो क्या इसका अर्थ यह नहीं था कि माइकल उसे भी मार सकता था? बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर जो हल्की सी गर्माहट आई थी वह धीरे धीरे कम होकर एक गंभीर और अधिक सधी हुई गर्माहट में बदल गई। क्या आपका परिवार है? उसने पूछा। कमरा फिर से कसने लगा, हालांकि इस बार दबाव पहले से कम था। माइकल ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। फिर भी उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया। मैं अपनी चाची के साथ रहता हूं, माइकल ने कहा। मेरे माता पिता नहीं हैं। बूढ़े आदमी ने एक बार पलकें झपकाईं। पहले तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव छा गए, फिर उसे बात समझ में आ गई। ये युवक किसी भी कबीले से संबंधित नहीं प्रतीत होता था। फिर भी बूढ़े व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि उसने माइकल जैसे किसी व्यक्ति के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना था। उसकी वर्तमान क्षमताओं को देखते हुए यह ऐसा व्यक्ति था जिसे 7 अलौकिक शक्तियों वाले व्यक्तियों में से कम एक व्यक्ति नाम से तो जानता ही होगा। और अभी तक आपकी चाची, बूढ़े आदमी ने सावधानी से कहा। क्या वह किसी अलौकिक संगठन से जुड़ी हुई है? जी नहीं, महोदय, माइकल ने उत्तर दिया। फिर सन्नाटा छा गया। बूढ़ा आदमी थोड़ा पीछे झुक गया और उसने अपने हाथ फिर से पीछे बांध लिए। एक साधारण पृष्ठभूमि, कबीले का समर्थन उपलब्ध नहीं है और वह किसी भी अवेकन अकादमी में कुछ ही महीनों से अधिक समय नहीं बिताता। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। जो कुछ उसने देखा था उसे समझाने के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण हेतु ये समय शायद ही पर्याप्त होता। ये सिर्फ माइकल था। बूढ़े व्यक्ति की रुचि और भी गहरी हो गई। अब वह इसे छिपा नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि इस लड़के के पास कोई रहस्य है। जैसे ही वह बोलना जारी रखने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। वरुण ने अचानक मुड़कर कहा, अंदर आओ। दरवाजा खुला और वर्दीधारी सैनिक अंदर दाखिल हुआ। दहलीज पार करते ही उसकी निगाहें कमरे में चारों ओर घूमी और चौड़ी हो गईं। अंदर मौजूद लोगों को देखकर वह एकदम सख्त हो गया। उसकी निगाहें सूट पहने हुए आदमी पर आधे पल के लिए टिकी, फिर माइकल की ओर चली गईं। उसने निगल लिया। लगभग अनजाने में ही उसने एक कदम पीछे ले लिया, विशेष रूप से माइकल से दूर। इस आंदोलन पर लोगों का ध्यान गया। वरुण की भौहें तन गईं। क्या बात है? उसने पूछा। तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? वरुण की आवाज में झुंझलाहट सुनकर सिपाही सहम गया। वह सीधा खड़ा हुआ, सलामी दी, फिर बोलने से पहले दोबारा हिचकिचाया। सर, उसने तनाव भरी आवाज में कहा, हमें अभी अभी एक अत्यावश्यक रिपोर्ट मिली है। कहां से? वरुण ने पूछा। निचली मंजिलें, सिपाही ने जवाब दिया। बूढ़े आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। सिपाही ने शब्दों को जबरदस्ती निकालते हुए कहा, 15वीं मंजिल पर लगभग सम्राट स्तर के एक दानव का पता चला है। स्टाबोन का चेहरा पीला पड़ गया। वरुण की मुट्ठी कस गई। इसे दोहराओ। लगभग सम्राट स्तर का दानव, सैनिक ने फिर कहा। कई मुखबिरों और जीवित बचे लोगों की रिपोर्टों से इसकी पुष्टि हुई है। यह ऊपर की ओर बढ़ रहा है। कितनी तेज? बूढ़े आदमी ने शांत भाव से पूछा। सिपाही हिचकिचाया, फिर बोला, जल्दी महोदय। बहुत नीचे, नरक की गहराई में टूटे हुए पत्थरों का एक कक्ष उस समय कांप उठा जब किसी ने मुट्ठी से जमीन पर जोरदार प्रहार किया। दरारें मकड़ी के जाले की तरह बाहर की ओर फैल गईं। नुकीले मलबे उठे, फिर हिंसक रूप से नीचे गिर पड़े। ब्रान इसके केंद्र में खड़ा था। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी आंखों में मुश्किल से नियंत्रित क्रोध की आग जल रही थी। धिक्कार है। उसने दीवार पर फिर से प्रहार करते हुए दहाड़ा। वह कीड़ा, वह तुच्छ व्यक्ति। अभी गूंज पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि अंधेरे से धीमी ताली की आवाज सुनाई दी। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। ब्रान जम गया। एक धूसर वस्तुधारी आकृति टूटे हुए खंभे से लापरवाही से टिकी हुई थी। उसका आधा चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। शानदार, उस आकृति ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। अभी भी बच्चे की तरह नखरे दिखा रहा है। ब्रान की निगाहें उसकी ओर घूम गईं। फिर से कहो। ओह, उस आदमी ने अपना सिर झुकाया। क्या मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया? वह एक कदम आगे बढ़ा, हाथ पीठ पीछे बांधे हुए। तुम्हारे पास एक से ज्यादा कक्षाएं हैं। जन्म से ही तुम्हें ढेरों संसाधन दिए गए हैं, फिर भी तुम एक सहपाठी से भी ठीक से निपट नहीं पाए। ब्रान की आभा में अचानक तीव्र चमक उत्पन्न हुई। चुप रहो, उसने गुर्राते हुए कहा। उस धूसर आकृति ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, आखिरकार मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में चमक थी। बताओ ब्रान, किसी ऐसे व्यक्ति से हारने में कैसा लगता है जिसके पास कुछ भी नहीं है? कोई सहारा नहीं, कोई वंश नहीं, बस कच्ची तरक्की। ब्रान झपटा। उसने तो हलचल देखी भी नहीं। अदृश्य दबाव के कारण उसकी छाती में तेज झटका लगा और उसकी सांसें रुक गईं। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए और वह खांसते हुए दीवार से जा टकराया। वह धूसर आकृति अचानक उसके सामने आ गई और उसकी उंगलियां हल्के से ब्रान के गले पर दबी हुई थीं। सावधान रहो, उस आदमी ने धीरे से कहा। भले ही तुम उप प्रमुख के प्रिय पुत्र हो, इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम मुझसे मनमर्जी से बात कर सकते हो। ब्रान की आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी, लेकिन वह हिला तक नहीं। वह आदमी और करीब आया। उसकी आवाज व्यंग्य से भरी फुसफुसाहट में बदल गई। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम नाकाम हो जाते हो। क्या तुम्हें पता है ये कितना दयनीय लगता है? शायद अगर तुमने उसे किसी साधना अकादमी में भेज दिया होता तो ये पूरी योजना सफल हो जाती। लेकिन तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से वह अब हमें मुसीबत में डाल रहा है। यह मेरी गलती नहीं है, ब्रान ने बुदबुदाते हुए कहा। अभी भी बहाने बना रहे हो।
उस आदमी ने शांत भाव से जवाब दिया। ब्रान ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। दबाव गायब हो गया और वह हौंफते हुए एक घुटने पर गिर पड़ा। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति सीधा खड़ा हुआ और मुंह फेर लिया। उसकी आवाज अचानक उबकाई भरी हो गई। बस करो, तुम्हारा गुस्सा तो जोरदार है लेकिन बेकार है। अगर किसी एक चीज में राक्षसी अलौकिक शक्तियों की कोई खास विशेषता थी तो वह थी बेवफाई और एकता की कमी। वे एक ही पक्ष में खड़े हो सकते हैं, लेकिन केवल यही एक उचित टीम से अपेक्षित गुणों की गारंटी नहीं देता है। ब्रान ने गुस्से से भरी आंखों से उस धूसर आकृति को देखा, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया और अनमने ढंग से उस आदमी की बातें सुनने लगा। कुछ सेकंड बाद ब्रान की सांसें अनियमित रूप से चलने लगी, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को स्थिर करने के लिए खुद को मजबूर किया। धूसर वस्त्रधारी आकृति ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा, अंततः इस बात से संतुष्ट होकर कि लड़का सुन रहा था। सालों की योजना के बाद उसने लापरवाही से कहा, मानो कोई उबाऊ कहानी सुना रहा हो, हम आखिरकार वह करने में सफल हुए जो नरक में कोई भी अकेली जाति अकेले हासिल नहीं कर सकती थी। जैसा कि आप जानते हैं, उस व्यक्ति ने आगे कहा, अरोरा समूह अपनी असंतुष्टि में अकेला नहीं था। अन्य जातियां भी इसे महसूस करती थीं। छोटी जातियां हो या बड़ी, सभी छोटी और बड़ी। कई लोग राज्यों के शासन करने के तरीके से घृणा करते थे। वह आगे बढ़ा, उसके बूट टूटे हुए पत्थरों पर चरमराते हुए आवाज कर रहे थे। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार वे एक आंदोलन के रूप में एकजुट हुए। योजना के 3 मुख्य स्तंभ थे, उस धूसर आकृति ने उंगली उठाते हुए कहा। पहला, हमने नरक में सबसे शक्तिशाली प्राणियों को व्यस्त रखा। दूसरी उंगली उठी। दूसरा, हमने इतना समय ले लिया कि 30वीं मंजिल का दानव स्वामी पुनर्जीवित हो गया। इसी से हमारी कई योजनाएं आगे बढ़ गईं। ऑरोरा के भीतर मौजूद राक्षसी अलौकिक शक्तियों के कई लक्ष्य थे, लेकिन ऑरोरा के इंसान होने के कारण वे खुले तौर पर कार्रवाई नहीं कर सकते थे। कारण सीधा साधा था, कई जातियां केवल इसलिए अरोरा के खिलाफ हो जाती क्योंकि कार्रवाई करने वाला व्यक्ति मनुष्य ही होता। राक्षसी गुट का लक्ष्य कभी भी राज्य को नष्ट करना नहीं था, उनका लक्ष्य उस पर नियंत्रण करना था। यहीं पर 30वीं मंजिल के दानव स्वामी की भूमिका शुरू हुई। अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसका दोष आसानी से दानव स्वामी पर डाला जा सकता था। इसमें और भी कई परतें थीं। फिर उस धूसर आकृति ने तीसरी उंगली उठाई। और तीसरा, हमने नरक की ओर जाने वाले द्वारों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए कदम बढ़ाया। उस धूसर आकृति की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वह हिस्सा दूसरे हिस्से की तरह कभी भी सबके लिए नहीं था। यह अरोरा और कुछ अन्य जातियों के लिए था जिन्होंने हमारा अनुसरण करना चुना। इनमें से अधिकतर छोटी जातियां थीं जिन्होंने अरोरा समूह को अपना ध्वजवाहक माना। उसने उपहास उड़ाया और उन तीनों योजनाओं में से उसने तीखी आवाज में कहा, वही योजना विफल रही। ब्रान के नाखून एक बार फिर उसकी हथेलियों में गड़ गए। वह सारी तैयारी एक अनुभवहीन युवक के कारण बेकार हो गई। माइकल, ये नाम ब्रान के दिमाग में जहर की तरह उभर आया। ब्रान ने इसे कितनी ही बार दबाने की कोशिश की, लेकिन ये हमेशा फिर से उभर आता था, बिन बुलाए और अनचाहे रूप से। उसके विचारों के केंद्र में एक कांटे की तरह बैठा रहता था जिसकी जड़ें जम चुकी हों। जिस दिन से ब्रान का जन्म हुआ, उसने कभी किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं माना। तथाकथित प्रतिभाशाली लोग नहीं, वे प्रशिक्षक नहीं जिन्होंने जटिल मुस्कान के साथ उसकी प्रशंसा की, वे साथी नहीं जिन्होंने खुद को उनसे परखने की कोशिश की, लेकिन एक ही बहस के बाद बिखर गए। वह इस विश्वास के साथ बड़ा हुआ था कि दुनिया परतों में व्यवस्थित है और वह उनमें से अधिकांश के ऊपर पैदा हुआ था। फिर माइकल आ गया, एक लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं था, एक लड़का जिसे बचपन में ही कुचलकर भुला दिया जाना चाहिए था। इसके बजाय वह उठ खड़ा हुआ, तेज, बहुत तेज। क्यों? वह शब्द ब्रान के दिमाग में इतनी जोर से गूंजा कि उसने लगभग उस धूसर आकृति की आवाज को ही दबा दिया। आखिर वही क्यों होना था? वह खूबसूरत था। इससे ब्रान को भी चिढ़ हुई, क्योंकि यह सब बहुत सहज था। माइकल ने कोई कोशिश नहीं की, फिर भी लोग उसे हैरानी से देखते थे। लड़कियां मुस्कुराती थीं, पुरुष उसका सम्मान करते थे। फिर एक प्यार करने वाला परिवार था, या कम से कम इतना करीब था कि ब्रान की नजरों में उसका अभी भी महत्व था। तब सत्ता थी, असली शक्ति। ब्रान को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब एक ही आदमी के साथ क्यों हो रहा था, मानो माइकल ही पूरी दुनिया का मुख्य पात्र हो। उसके पास ये सब क्यों था? इसका रहस्य क्या था? अपने दिमाग में ब्रान बार बार वही सवाल चिल्लाता रहा, जब तक कि उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसकी खोपड़ी ही हिल रही है। क्यों क्यों क्यों? फिर सच्चाई सामने आ गई, सरल और कुरूप, और ब्रान अब इससे बच नहीं सका। डाह करना। हाँ, ब्रान ने चुपचाप ये बात स्वीकार कर ली, और यह स्वीकारोक्ति राख जैसी कड़वी लगी। वह माइकल से ईर्ष्या करता था, इसीलिए वह उससे नफरत करता था। इसलिए नहीं कि माइकल ने उसके साथ कुछ गलत किया था, लेकिन माइकल का अस्तित्व था, और वह हर बार असहनीय अंतर से उससे कहीं अधिक चमकता था। और यही वजह थी कि भीतर ही भीतर ब्रान के मन के एक हिस्से को धूसर वस्त्रधारी आकृति के शब्दों से एक तरह की गहरी शर्मनाक संतुष्टि महसूस हुई। शैतानी गुट ने माइकल पर ध्यान दिया था। अच्छा, वह सोच रहा था कि माइकल के पास जीने के लिए कितना समय बचा है। फिर भी इन विचारों के बावजूद इससे भी अधिक महत्वपूर्ण मामले सामने थे। अब हम क्या करें? ब्रान ने पूछा। अगर पहली मंजिल की योजना विफल हो गई तो फिर क्या बचा है? भूरे रंग का वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर धीरे से घुमाया, मानो ब्रान ने अभी अभी कोई बचकाना सवाल पूछा हो, और उसकी आंखों में ठंडी सी हंसी की चमक थी। उन्होंने कहा, तुम वाइस हॉल मास्टर के बेटे हो, फिर भी तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। ब्रान की उंगलियां मुड़ गईं। सच कहूं तो, उस आदमी ने सुस्त लेकिन तीखे स्वर में कहा, आप हॉल द्वारा तैयार की गई पूरी संरचना को सुनने के भी लायक नहीं है। लेकिन उन्होंने दया जताते हुए कहा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। वह धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगा। उन्होंने कहा, यह आंदोलन कभी एकमत नहीं था। अधिकांश जातियों में केवल एक ही बात समान थी।
आक्रोश, राज्यों के शासन के प्रति घृणा, उनके गले में पड़ी जंजीरों के प्रति घृणा। इसलिए जब हम स्थानांतरित हुए तो हम केवल उन्हीं हिस्सों के लिए एक साथ स्थानांतरित हुए जिनसे सभी को लाभ हुआ। उसके बाद प्रत्येक समूह ने अपने अपने क्षेत्र में अराजकता फैलाने का अपना तरीका चुन लिया। ब्रान ने भौहें चढ़ा ली। मतलब धूसर वस्त्रधारी आकृति ने उत्तर दिया, वे जातियां जिन्होंने अरोरा के झंडे का अनुसरण नहीं किया, वे तितर बितर हो गईं और अपने अपने रास्ते पर चल पड़ी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, और हमारा भी अपना एक अलग रास्ता था। ब्रान की आंखें सिकुड़ गईं। पहली मंजिल से होकर? हाँ, उस आकृति ने उत्तर दिया। पहली मंजिल से होते हुए और दानव स्वामी के बीच से। राक्षसों का स्वामी, ब्रान ने उलझन में दोहराया। क्या उसे और अधिक अराजकता फैलाने के लिए ही पुनर्जीवित नहीं किया गया था? धूसर वस्त्रधारी आकृति ने उसे ऐसे देखा मानो वह धीमा हो। उन्होंने कहा, बेशक वह अराजकता फैलाता है, यही तो उसकी खासियत है। उसकी आंखें तेज हो गईं। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि हम ऐसी कोई चीज जारी करेंगे जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है? धूसर वस्त्रधारी आकृति ने उसे ऐसे देखा मानो वह मंदबुद्धि हो। उन्होंने कहा, बेशक वह अराजकता फैलाता है, यही तो उसकी खासियत है। उसकी आंखें तेज हो गईं। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि हम ऐसी कोई चीज जारी करेंगे जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है? ब्रान को इस बात की चिंता पहले से ही थी। शैतानी गुट ऐसे राक्षस को क्यों खुला छोड़ेगा? उसे कुछ हद तक तर्क समझ में आया, लेकिन फिर भी यह सब बेतुका लग रहा था। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या बाहर फैली अफवाहें सच हैं? क्या ये समूह सिर्फ साजिशों और आंतरिक राजनीति का अड्डा है? लेकिन अब जब उसने धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति को बोलते सुना तो एक ऐसा विचार उसके मन में आया जिसे उसने पहले कभी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। ब्रान की आंखें सिकुड़ गईं। तुम कह रहे हो कि तुम उसे नियंत्रित कर सकते हो? धूसर वस्त्रधारी आकृति ने धीरे से हंसा। उसकी हंसी सूखी और मनोरंजक थी। एक तरह से, उन्होंने कहा। हाँ, एक तरह से, ब्रान ने जोर देकर पूछा। लगभग सम्राट स्तर के दानव को आधा अधूरा नियंत्रित करना संभव नहीं है। उस व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और ब्रान की ओर एक नजर डाली, मानो वह किसी मंदबुद्धि छात्र को समझा रहा हो। शैतानी गुट लापरवाह नहीं था। वे ऐसे लोग थे जो हमेशा सबसे कम खतरनाक रास्ता चुनते थे। अगर किसी और को पहले नुकसान उठाना पड़ता तो वे खुशी खुशी ऐसा होने देते। अगर किसी आपदा का सामना करने के बजाय उसे नियंत्रित किया जा सकता तो वे उसे नियंत्रित करना पसंद करते, विशेषकर नरक जैसी जगह में। शुरुआती स्तरों पर दमन आसान नहीं था। कई लोगों का मानना था कि चौथे रैंक का अस्तित्व दमन के बावजूद भी अछूत रहेगा, नीचे की किसी भी चीज के लिए अदृश्य रहेगा। वह धारणा गलत थी। इसीलिए दानव स्वामी द्वारा अपना उद्देश्य पूरा कर लेने के बाद उसे बलपूर्वक दबाने के बजाय उसे नियंत्रित करना और उसका और भी अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करना कहीं बेहतर था। धूसर वस्त्र धारण किए हुए वह व्यक्ति अब पूरी तरह मुड़ा और अंततः ब्रान के सामने आ गया। उन्होंने कहा, राक्षस राजा के पुनरुत्थान के दौरान हम केवल खड़े होकर देखते नहीं रहे। ब्रान का दिल जोर से धड़कने लगा। तुमने दखल दिया, हमने इधर उधर कुछ चीजें समायोजित की हैं, उस व्यक्ति ने हल्के स्वर में उत्तर दिया। ब्रान ने निगल लिया। अगर आपकी इतनी ही दिलचस्पी है, उस आदमी ने फिर से मुंह फेरते हुए कहा, तो समय आने पर आपको मेरे साथ आना चाहिए। उसने कंधे के ऊपर से पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें ठंडी और तीक्ष्ण थीं। हो सकता है कि आपको इसे देखने का मौका भी मिल जाए। ब्रान एकदम सख्त हो गया। क्या देखना है? मुस्कान धीरे धीरे और क्रूरता से लौटी। जिस क्षण दानव स्वामी की भूमिका समाप्त होती है, धूसर वस्त्रधारी आकृति ने कहा, और जिस क्षण हमारी योजनाओं को बर्बाद करने वाली चीज का अंत होता है। उसकी निगाहें एक पल के लिए ब्रान पर टिकी रहीं। इसे प्रेरणा समझिए। इसी बीच फेडरेशन स्टेशन की दूसरी मंजिल के अंदर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। रिपोर्ट अभी भी धुएं की तरह हवा में लटकी हुई थी। लगभग सम्राट श्रेणी का दानव, सूट पहने हुए व्यक्ति और माइकल के अलावा कोई भी शांत नहीं रहा। वह खिड़की के पास खड़ा था, हाथ पीठ के पीछे रखे हुए, सोच में डूबी निगाहों से नीचे देख रहा था। स्टाबोन ने अपना गला साफ किया। फिर उन्होंने सावधानीपूर्ण विनम्रता के साथ, जिसमें अभी भी तात्कालिकता का भाव था, बोलना शुरू किया। महोदय, उसने सीधे उस बूढ़े व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ आपके साथ यह कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, है ना? बूढ़े आदमी ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। आप ऐसा क्यों मान रहे हैं? उसने पूछा। स्टाबोन हिचकिचाया, फिर भी आगे बढ़ गया। उन्होंने कहा, क्योंकि यह अभी वास्तव में चौथा स्थान नहीं है, ये सिर्फ उसके करीब है, और आप वास्तव में चौथे स्थान के खिलाड़ी हैं। उसने गहरी सांस ली और फिर बोला, दबाव में होने पर भी आपको कुछ न कुछ करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? इसके बाद सन्नाटा छा गया। वरुण की नजरें सूट पहने इंतजार कर रहे व्यक्ति पर पड़ी। माइकल चुप रहा, लेकिन वह स्टाबोन से सहमत था। एक दमित रैंक 4 अलौकिक शक्ति को हराने के बाद उसे आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। सैद्धांतिक रूप से दोनों खतरों के बीच का अंतर स्पष्ट प्रतीत होता था। बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने स्टाबोन को काफी देर तक देखा। उसके चेहरे के भावों को समझना असंभव था। फिर उन्होंने स्थिर स्वर में बोलना शुरू किया। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, उसने शांत भाव से कहा। अगर आपके सामने 2 तलवारें रखी हो और एक को श्रेष्ठ बताया जाए जबकि दूसरी को नहीं, तो क्या इसका मतलब यह है कि दूसरी तलवार बेकार है? स्टाबोन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। नहीं महोदय। अच्छा, बूढ़े आदमी ने कहा। अब मुझे ये बताओ, अगर तथाकथित घटिया ब्लेड को अलग तरीके से गढ़ा जाए, अलग तरीके से संतुलित किया जाए और ऐसी स्थिति में इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए बेहतर ब्लेड को डिजाइन नहीं किया गया था, तो कौन सा ब्लेड बेहतर होगा? स्टाबोन हिचकिचाया। दूसरा वाला। उस स्थिति में? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। उसने अपनी नजरें वापस खिड़की की ओर घुमा ली। उन्होंने आगे कहा, लोग ताकत को बहुत ही साफ सुथरे तरीके से वर्गीकृत करना पसंद करते हैं।
इसे क्रम में रखो, उसे क्रम में रखो, मजबूत, कमजोर, बेहतर, बदतर। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन वास्तविकता इस तरह काम नहीं करती। उसने एक उंगली उठाई। तीसरे रैंक पर पहुंचने से पहले ही एक अलौकिक शक्ति के पास एक विधि का बीज हो सकता है। वह बीज अच्छी तरह से विकसित भी हो सकता है। उसने माइकल की ओर एक संक्षिप्त नजर डाली। क्या इससे वे तीसरे स्थान पर आ जाते हैं? नहीं, उसने स्वयं से उत्तर दिया। क्या इसका मतलब यह है कि वे रैंक 3 से कमजोर हैं? उसने सिर हिलाया। जरूरी नहीं। स्टाबोन अब ध्यान से सुन रहा था। पद एक सीमा है, बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा। यह एक परिभाषा है। हर परिस्थिति में युद्ध प्रभावशीलता का कोई पूर्ण मापक नहीं है। वह रुका। अब आइए दमन के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग मानते हैं कि दमन करना सरल है, कि उच्च पदस्थ व्यक्ति दमन किए जाने पर भी हमेशा निम्न पदस्थ व्यक्ति पर हावी रहेगा। उसने सीधे स्टाबोन की ओर देखा। यह धारणा गलत है। कमरा एकदम शांत रहा। जब नरक दमन करता है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तो उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि आप सैद्धांतिक रूप से कितने शक्तिशाली हैं। उसे केवल इस बात की परवाह होती है कि उस तल पर किस स्तर की शक्ति को मौजूद रहने की अनुमति है। उसने एक और उंगली उठाई। इसलिए जब दमन होता है, युद्ध में अक्सर रैंक 3 को ही अधिक नुकसान उठाना पड़ता है, भले ही वे रैंक 4 के बराबर ही उच्च स्तर तक पहुंच जाएं। अंततः किसी ने हवा में लटके उस विचार को जुबान दी। तो इसका मतलब यह है कि असलियत में नरक में वह दानव शायद आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने सरलता से कहा, मैं अभी भी चौथे स्थान पर हूं। चाहे दमन हुआ हो या नहीं, मेरी नींव इतनी मजबूत है कि एक आधा कदम उसे पार नहीं कर सकता। फिर उसकी निगाहें तेज हो गईं और उसकी आवाज में हल्की सी कड़वाहट आ गई। लेकिन मुझे यकीन है कि यह आसान लड़ाई नहीं होगी। फिर वह माइकल की ओर मुड़ा। लेकिन शायद थोड़ी मदद मिल जाए तो इस मामले को सुलझाना बहुत आसान हो सकता है। मुझे आश्चर्य है कि दूसरी जातियां इसके बारे में क्या सोचती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एल्फ जैसी कुछ प्रमुख जातियां 15वीं मंजिल पर हैं, है ना?